नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोग अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। हमारे ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर को सेव कर लीजिए और एक हेलो करके अपना नाम और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मैसेज डाल दीजिए, जिससे आपको एक पर्सनलाइज ग्रुप का जो लिंक है आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, जिससे आप वहाँ पर जुड़ करके अपनी जो पूरी तैयारी है कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था भैया, यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चलती हैं मेरी, या जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गए, नोट्स हो गए, जो फ्री वाले होते हैं वो मैं आपको अपने ऐप पर प्रोवाइड करता हूं बिल्कुल फ्री में। तो ये हमारा ऐप है डीओजी ऑफिशियल ऐप, ठीक है। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सबसे पहले आप रजिस्टर कर लीजिएगा, अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा और जैसे चूज करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा, जहाँ पे क्लास पीडीएफ वाले ऑप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास पीडीएफ हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था भैया, अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 2 ईयर हो, चाहे 4 ईयर हो, चाहे 1 ईयर हो, तो मैंने बताया भैया उसकी पूरी कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर मिल रही है। बहुत सारे लोग तैयारी करना शुरू कर दी, लेकिन उनको यही नहीं पता भैया स्टार्ट कहाँ से करें, कंप्लीट गाइडलाइन कहाँ मिलेगी। किताब तो मिल जाता है, नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन भैया उसको पढ़ना कैसे है, उसको सॉल्व कैसे करना है, या बिल्कुल बेसिक कुछ भी नहीं पता। तो भैया मैंने आपके लिए एक नया बैच बना दिया है, सपनों की उड़ान बैच। ये 2 ईयर वालों के लिए और 1 ईयर वालों के लिए, दोनों के लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। और 4 ईयर वाला बैच भी जो है आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा भाई, इस बैच को आपको क्यों लेना है? क्योंकि इस बैच में आपको सभी सब्जेक्ट की थ्योरी बेसिक से एडवांस लेवल तक मिलेगी और लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन रहेंगे। यानी कि आपके पास टाइम हो तो लाइव देखो, नहीं टाइम है तो जब भी आपके पास टाइम है इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की किताबें मिलेंगी, यानी कि आपको किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं भैया, सभी सब्जेक्ट की किताबें भी आपको इसी बैच में मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। इसके अलावा भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, लास्ट जो 10 साल के क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे, और साथ ही साथ 2500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर जो डाल रखे हैं। और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज मैंने बना दी है कि भैया आप जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस भी जो है कर सकते हैं। तो भैया इतना सब कुछ आपको इस बैच में मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में भैया? 830 रुपए में, पूरे साल भर के लिए, ठीक है। तो भैया इतना सब कुछ आपको कोई नहीं प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको इस बैच को लेना है, अभी तक नहीं लिए हैं, तो भैया यहाँ पर सिंपल सा ये हमारा जो ऐप है, यहाँ पे कोर्स विद टेस्ट सीरीज में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बैच का, सिलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए पे ऑनलाइन का ऑप्शन आता है। गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उससे पेमेंट कर दीजिए और अपनी क्लासेस, अपनी जो जर्नी है, सरकारी सीट की जो जर्नी है, आज से ही क्या अभी से ही जो है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए एक बार सिंपल सा ये हमारा जो ऐप है, यहाँ पे कोर्स विद टेस्ट सीरीज में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बैच का, सिलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए पे ऑनलाइन का ऑप्शन आता है। गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उससे पेमेंट कर दीजिए और अपनी क्लासेस, अपनी जो जर्नी है, सरकारी सीट की जो जर्नी है, आज से ही क्या अभी से ही जो है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग करिएगा अपना आराम से जा करके। अभी जो हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं, क्लास को देखते हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा, आज की जो क्लास है बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है, पूरा अंत तक जो है देखने का प्रयास करिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार डी गुरुजी पर। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके प्रश्नों का सिलसिला, 25 प्रश्नों का सिलसिला डेली आपको देखने को मिलता है और वो 25 प्रश्नों की सिलसिले को लेकर के फिर से आज हम आपके लिए पेश करते हैं। ये 25 प्रश्नों के सिलसिले में पहला क्वेश्चन अगर हम शुरुआत करते हैं तो आप देख पाएंगे बिना समय गंवाए, और आप देख पाएंगे आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करते हैं? और मैंने आपको बताया, हर बार आपको चेताया, हर बार बताया भी है कि जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न को सॉल्व करना है तो हर बार एक टीचर की तरह सोच करके, किसकी तरह? थिंक एज ए टीचर एंड गिव योर आंसर। यही इतना काम करना है, एक टीचर की तरह सोचो और उत्तर दो, आराम से हर क्वेश्चन का आंसर आपका सही जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ ऑल द चिल्ड्रन हैव द सेम प्रॉब्लम देन यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। आप उनकी समस्या का हल कैसे करेंगे? एक ही टाइप की समस्या लेकर के आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेकर के आगे हमको मार रहा है, कोई ये लेके आगे हमको देख रहा है, ऐसी बहुत प्रकार की समस्याएं आती है। कोई लेके आगे, बहुत सारे बच्चे लेकर के आगे हमारी कॉपी छीन रहा है, सारे बच्चे एक ही प्रॉब्लम लेकर हमारी कॉपी को छीन रहा है, सबकी कॉपी एक दो बच्चे छीन रहे हैं, एक टाइप की प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करेंगे? ऑब्जर्व द ऑप्शंस, ऑप्शन को हम ऑब्जर्व करते हैं, वन बाय वन एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले छोटे बच्चों का हल करेंगे, पहले बड़ों बच्चों का, सामूहिक ढंग से। आप सोचिए जरा, प्रॉब्लम 1 टाइप की है। जब आपकी प्रॉब्लम 1 टाइप की है तो आपको 1 बाय 1 करने की तो कोई नीड है नहीं, सिंपल सी बात है।
और उसके बाद हम बात करते हैं पहले बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों का यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई बनती है, क्योंकि प्रॉब्लम एक है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब वन टाइप की प्रॉब्लम है तो हमें उसका सोल्यूशन भी वो नहीं देना है, ये तो है नहीं डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं इन ग्रुप वे में आप क्या करेंगे, बिल्कुल हम कलेक्टिवली वे में क्या कर पाएंगे, इन बच्चों को हम आराम से उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होती तो आप वन बाय वन करते, अगर एक ही जैसी प्रॉब्लम है तो यहां पर आप क्या करेंगे, कलेक्टिवली वैसे इसको कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। इफ यू वांट टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देन यू हैव नीड टू चूज वन बाय वन ऑप्शन, ओके, बट यू देयर आर प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग बिफोर यू ओनली वन वे, केवल एक ही तरीके का प्रॉब्लम दिख रहा है, ओके, देन यू हैव नीड टू चूज कलेक्टिवली वे, ओके। तो आप क्या करेंगे, सामूहिक ढंग से सबको बुला करके समझा करके, ठीक है भैया आप ऐसा काम अब नहीं करेंगे, यही करते होंगे अगर कुछ लोग अपना जो कहीं भी टीचिंग वाला वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्पेस से जुड़े तो अपना काम तो ये करते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ओके, जो आपकी सही आलोचना करता है तो आप उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। इफ समवन क्रिटिसाइज यू करेक्टली देन यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव विद हिम। अब यहां पर क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ होती है और हमारा अपना अपना अलग अलग इंटेंशन होता है। अपने अलग अलग इंटेंशन में हम कर क्या लेते हैं कि अगर कोई हमारी बुराई करता है, आलोचना करता है, तो उसको हम अपना दुश्मन जैसा समझ बैठते हैं ना, क्योंकि यहां पर ऐसा होता भी है। तो लेकिन हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही आलोचना करता है। फिलहाल अगर हमको ऐसा होता है कभी कभी कंडीशन सिचुएशन ऐसी हमको हमारे साथ मिक्सअप हो जाती है कि कोई आलोचना अगर हमारी कर भी रहा, सही भी कर रहा है, फिर भी हमको बुरा लग जाता है ना, बट हमको बुरा नहीं मानना है। वो अभी कहा गया है ना कि आलोचनाएं एक व्यक्ति को क्या करती, परफेक्ट बनाती हैं, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में ले तो। सिंपल सी बात है, थिंक करिए, अगर लोगों को भला बुरा ना कहा जाए तो शायद, जैसे अभी आप देखेंगे बहुत सारे ग्रेटेस्ट पोएट्स का भी आप देख पाएंगे, जैसे विलियम शेक्सपियर का ही देख लीजिए, अगर उनकी पत्नी ने हैथवे ने अगर उनकी आलोचना ना करी होती, तुम किसी काम के नहीं हो, तो शायद आज विलियम शेक्सपियर ना होते। अगर हम बात करते कालिदास की पत्नी ने जैसे तो हमारे प्रेम में चले यहाँ पर पूरी बाढ़ में चल करके, तो शायद कालिदास ना होते। सिंपल सी बात है। तो ऐसे यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर आलोचना अगर हो रही है तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा अपेक्षित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एज ए फ्रेंड, फिर उसके बाद कह रहा है एज ए क्रिटिक, एज एन एनिमी, यही लॉट्स ऑफ पीपल्स होती है, तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारी बुराई कैसे किया, इसको तो बिल्कुल ऐसा ही सोचता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो माइंड सेटअप होता है वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है, आप नकारात्मकता की तरफ जाते हैं, नहीं, वही तो आपको चेंजिंग लाना है। तो आपको कहा जा रहा है पॉजिटिविटी में जाएंगे, और जब पॉजिटिविटी में जाएंगे तो आप इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहां से हमको बचना, नेगेटिव की नहीं साइड में नहीं जाना है। आलोचना अगर कोई कर रहा है तो सिंपल सी बात, हमको हमारे अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, अपने अंदर रिफॉर्म लाने की बात को मान करके उसको अपना मित्र मानेंगे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो जो मेरी कमियों को दूर किया। नहीं तो मेरे सारे दोस्त कहते हैं हाँ ठीक है, तो ऐसे ही अच्छा है, ठीक है, तो वो वाली बात आती है। तो यहां पर क्या मानेंगे, एज ए फ्रेंड मानेंगे, ना कि एज ए क्रिटिक मानेंगे। एज ए एनिमी तो बिल्कुल मानेंगे नहीं, फूल तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, मूर्ख नहीं है। अगर आपके पास वो आपकी आलोचना, आपकी कमियों को रीड कर पा रहा है तो इंटेलिजेंट पर्सन है वो, सिंपल सी बात है। चलिए, तो यहां जो आपको भी रीड कर ले रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करेंगे। तो कह रहे व्हिच ऑफ द पीपल डू यू फॉलो टू वॉक इन द राइट पाथ। आई मीन सच्चे मार्ग पर चलने का मतलब जैसे समाज के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, लोगों की मदद करना, गरीबों की सेवा करना, ये क्या है, एक ट्रुथ पाथ होगा। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरुओं का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, अपना एक अच्छा व्यक्तित्व तो निखारना, ये सारी क्वालिटी कहां पर होती है, ये ट्रुथ पाथ की होती है ना, ये बिल्कुल सही बात है। तो हम अगर देखें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए तो कैसे कैसे लोगों का हम फॉलो करेंगे। यहां पर दिया देश के नेताओं का, देश के सच्चाविदों का है, महापुरुषों के आदेशों का, सभी अच्छे व्यक्तियों का। भाई नेता में भी कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, हम यहां से भी कुछ ले सकते हैं। देश के सच्चाविद, यहां भी बहुत सारे सच्चाविद अच्छे होंगे या सभी सच्चाविद अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो अच्छे उनको हम फॉलो कर लेंगे, सिंपल सी बात है। महापुरुषों के आदेशों को, बहुत सारे हम महापुरुषों को जो हमारे होंगे जिनको हम अच्छा मानेंगे उनको हम फॉलो कर लेंगे। तो सभी में से हम लेंगे ना, आई मीन कह सकते हैं जितने भी अच्छे व्यक्ति होंगे, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो सच्चाविद हो, चाहे वो महापुरुष, चाहे वो सामान्य पर्सन हो, कोई जनरल मैन होगा तब भी, सिंपल मैन होगा तब भी, अगर वो हमको लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है, अच्छा है, तो हम उसको फॉलो करेंगे, सिंपल सी बात है। आई मीन कह सकते हैं सभी अच्छे व्यक्ति जितने होंगे सभी को हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर क्या कहेंगे, ऑल गुड पीपल, यानी कि डी फॉर डियर गुरुजी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो पाएगा, डी फॉर डियर गुरुजी द राइट ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इफ यू आर सेंट फॉर ट्रेनिंग देयर यू विल, अगर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए तो आप क्या करोगे। अब देखना, यहां पर थिंक करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। यहां पर शिक्षकों से मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे, नहीं भाई काम निकालने के लिए तो आप गए नहीं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग पर भेजा गया, तो काम निकालने के लिए थोड़ी ना गए, आप सीखने
के लिए गए, ट्रेनिंग मतलब वहां पर आप सीखने गए ना। फिर उसके बाद शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे, जी बी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, लर्न न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग। फिर उसके बाद क्या है, शिक्षकों से केवल प्रश्न पूछेंगे, अरे भैया प्रश्न काहे पूछोगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने अनुभव वहां के शिक्षकों को देंगे। अच्छा आप ट्रेनिंग लेने गए हैं कि ट्रेनिंग देने गए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप हम यहां पर क्या मान लेंगे, अगर देखा जाएगा विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, तो आप देखेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो पाएगा, लर्न न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की नई नई विधियां क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ ए स्टूडेंट शोज एंटी सोशल क्वालिटीज, अगर कोई छात्र क्या दिखाता, एंटी सोशल क्वालिटीज दिखाता है, डू यू थिंक दैट इट इज ड्यू टू, तो कह रहा है अगर किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा क्या हो जाएगा, शिक्षकों के अकुशल व्यवहार के कारण है, माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण है, असामाजिक गुणों के कारण है, दूषित सामाजिक परिवेश के कारण है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो वो क्या ऑप्शन सही हो पाएगा, अगर किसी छात्र में असामाजिक गुण आ जाता अर्थात वो गलतियां करता है, किसी को गाली गलौज देता है, किसी की चोरी करता है, तो ये सारी बातें असामाजिक गुण में आएंगी। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं तो आप सोचते कि ऐसा कहां से आया होगा, वो चीज अगर हम देखेंगे तो डेवलप कहां से हुआ है, दूषित सामाजिक परिवेश के कारण, वो शिक्षकों के अकुशल व्यवहार के कारण नहीं हो सकता है। इनएफिशिएंट बिहेवियर ऑफ टीचर्स, इससे नहीं हो सकता है। ठीक है, माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण ऐसा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं सी ऑप्शन भी नहीं सही हो पाएगा। करप्ट सोशल एनवायरनमेंट, जो कहा जाता है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो बिल्कुल ये सही बात है। आप कोई इस पे बहुत सारे लोग कहेंगे अरे नहीं जैसी संगत हो तो हम अपने आप को नहीं ढालेंगे उसमें। सर आप नहीं ढालेंगे लेकिन कुछ तो कब कितने दिन टलोगे ना, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो कटना ही है, सिंपल सी बात है। तो कभी ना कभी उस शिकार में आ ही जाओगे, है ना, सिंपल सी बात है, इस बात से आप नकारा नहीं कर सकते हो। चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा, करप्ट सोशल एनवायरनमेंट यहां पर हो पाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जब आपके छात्र उन्नति करते तो आप महसूस करते हैं, आई मीन जब आपका छात्र क्या करता है, प्रोग्रेस करता है, तो आप फील करते हैं। कैसा फील करते हैं सर, व्हेन योर स्टूडेंट प्रोग्रेस यू फील। आप सिंपल सी बात है, एक टीचर के लिए ना दुनिया में सबसे बड़ी गर्व की अनुभूति वाली बात अगर कोई होती है तो उसका बच्चा जब सफल होता है, उसका बच्चा नहीं, पर्सनल वाला नहीं, जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा सफल होता है तो उसको उससे भी ज्यादा सुखद अनुभूति होती है। एक टीचर के लिए बहुत प्राउड फील करता है, आत्मसंतोष की भावना, आत्मग्लानि तो कभी नहीं हो पाएगा, ये सेंस ऑफ गिल्ट तो नेवर कभी नहीं हो पाएगा। ईर्ष्या की भावना, भाई हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे बढ़ रहा है तो हमको ईर्ष्या कैसे, ये तो हमारे लिए जॉयफुल मोमेंट होगा, सिंपल सी बात है। तो प्रसन्नता की भावना, दो ऑप्शन यहां पर सही हो सकते हैं। चलिए, और सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, आपको ना यहां से फीलिंग आएगी हमने अच्छा किया, मैंने अच्छे से पढ़ाया था, उस अच्छे से पढ़ाने का हुनर है कि आज बच्चा जाकर के शिखर पर जा रहा है। ठीक है, तो ये आत्मसंतोष की भावना जो इनर फीलिंग वाली है, जॉयफुल होती है ना, वो बड़ी गजब की होती है। इटरनल वाली जो फीलिंग होती है ना, वो काबिले तारीफ होती है भाई, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। यहां पर भी क्वेश्चन है, बहुत और बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हम शिक्षा दें लेकिन हाई बोझवा इसे की तबिया लाद करके काम होमवर्कवा देकर के ऐसा नहीं करेंगे हम ना। इट इज नेसेसरी टू एजुकेट यंग चिल्ड्रन बट व्हाट काइंड ऑफ बर्डन इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑन देम। तो यहां पर आप देखेंगे लिखने का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, पढ़ने का बोझ है भैया। हाई वाला को काम ना, मतलब अगर हम देखें सबसे ज्यादा बोझ का काम आज छोटे गिधारों को जानते क्या लगता है, सबसे छोटे छोटे जो स्मॉल किड्स होते हैं वो, उनको छोटे छोटे बच्चों को सबसे भारी भारी वर्क उनको क्या लगता है, हाई वाला गृह कार्य करने। मम्मी इतना, अरे पापा इतना होमवर्क दे देते हैं, वो पापा हाउ कैन आई टेल यू, मैं कैसे आपको बताऊं, there are lots of burden of homework। मेरे पास तो इतना बोझ, that मैम is very bad, वो मैम बहुत गंदी हैं, वो बहुत होमवर्क देती हैं। ठीक है, that sir is very bad, वो सर बहुत गंदे, बहुत होमवर्क देते हैं। वो तो ये वाला बोझ होता है वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है, इसीलिए हम बात करेंगे। और पूछा भी जा सकता है कि आपसे कि गृह कार्य वाला जो बच्चों को बोझ दिया जाता है वो कैसा इफेक्ट करता है, तो मनोवृत्ति के रूप में उसको जो मानसिक प्रभाव डालता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गृह कार्य का बोझ हो जाएगा। ठीक है,
बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार है कि जी सर बिल्कुल। अगर आप क्या करते हैं ना, कहानी सुनाते हैं तो आप एक क्वेश्चन यहां से एक और बन सकता है, जानते हैं क्या? कहानी सुनाकर बच्चों के पढ़ाने से उनके अंदर कैसी क्षमता का विकास होता है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछली बार की बीएड में, कभी पूछा गया था मुझे याद नहीं आ रहा, बट पूछा गया था अगर हम बच्चों को कहानी पढ़ाकर सुना करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके अंदर कैसी एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है। तो तर्क शक्ति का विकास होता है, सुनने की क्षमता का विकास होता है, ध्यान एकाग्रचित होता है। क्योंकि जब कहानी सुनाते ना, हाँ दादी, खास करके दादियों से कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। और दादी क्या हुआ था, टेल मी दादी मोर समथिंग, दादी और बताओ और क्या हुआ था, बहुत मजा आता है। ठीक है, तो वहां पर हम बात करते हैं तो वो बात आती है, तो सिंपल सी बात है ये, और अटेंशन ध्यान लगा करके अरे रे, और उस टाइम कुछ ए चुप रहो बोलो नहीं, बहुत मजा आ रहा कहानी में एकदम, मतलब कह सकते हैं ना टू गिव हिज ईयर, जो कनवा लगा के ध्यान से सुनने वाला, मतलब क्या हो जाता है, कान लगा के एकदम ध्यान से सुनना कहते हैं। और उसके बाद पहली चीज, और सुनने की क्षमता बढ़ेगी, ध्यान एकाग्रचित हुआ, और तर्क। अच्छा दादी, तो एक जंगल में, तो दादी बताएंगे एक जंगल में एक शेर रहता था, वो बहुत खूंखार था और उसके शरीर पर पीले पीले और काली काली पट्टियां बनी हुई थी, वो जंगल में किसी से डरता नहीं था। दादी इतना खूंखार था, अच्छा दादी, तो उसके दांत कैसे थे? तो तर्क शक्ति भी बढ़ रही है ना, वहां पर रीजनिंग पॉइंट उसका बढ़ रहा है, तो यहां पर लॉजिक वाली पॉइंट उसके अंदर बढ़ रही है ना, तो क्वेश्चन भी करता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, कहानी विषय को रोचक बनाती, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित रहता है। अब आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8? सबसे ज्यादा हमने क्या कहा, विषय रोचक तो हो जाता है सर, लेकिन हम इसलिए कराते हैं ना क्योंकि बच्चे का जो हमने का माइंड सेटअप जो होता है ना, वो गजब का होता है उस टाइम। तो यहां पर देखिएगा, स्टोरी फोकसेस एज द माइंड चिल्ड्रन, कहानी क्या करती है, बच्चों के मस्तिष्क को सेंट्रलाइज करती है, बिल्कुल केंद्रित करती है। भैया इधर ही देखना, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखेंगे, जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते हैं, तो आप बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और देखेंगे, और टिपिकल क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स है कह रहा हूँ डू नॉट हैव पेरेंट्स यू विल, उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे। तो यहां पर देखेंगे, रिकमेंडेड टू द प्रिंसिपल फॉर दियर हेल्प, क्या करेंगे, प्रिंसिपल से क्या कहेंगे, सर आप इनकी मदद करिए। नो सर, दिस इज नॉट योर ड्यूटी, ठीक है। आप प्रिंसिपल से मदद करा करके उसके माता पिता की प्रतिपूर्ति नहीं करवा पाएंगे, सिंपल सी बात है। चलिए फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कीप देम हैप्पी बाय सिंपैथी विद देम, यस यू कैन डू फॉर दैट वर्क, दिस वर्क, या आप इस काम को कर सकते हैं, आप उनके प्रति सहानुभूति दिखा सकते हैं, सिंपैथेटिक होकर के उनके लिए आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और लव देम लाइक ए पेरेंट, और नेवर सर, कभी भी दुनिया में ऐसा कोई है नहीं किसी के माता पिता जैसा किसी बच्चे को कोई प्रेम कर ले, कितना भी आप अपने प्राण न्यौछावर क्यों ना कर दीजिए, फिर भी जो माता पिता का प्रेम वो आप कभी दूसरे को, एक बच्चे का माता पिता का मतलब जो प्रेम होता है दूसरा व्यक्ति कभी नहीं दे सकता है, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं, मेक देम सिट इन द फ्रंट ऑफ द रो ऑफ क्लास, इससे भी नहीं हो पाएगा, ओनली बी ऑप्शन सही हो पाएगा, उन्हें सहानुभूति देकर के हम क्या करेंगे, खुश रखेंगे। ओके, चलिए 10 नंबर की हम बात करते हैं, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे। अगर हम छात्रों की समस्याओं को जानने का काम करते हैं तो आप क्या करेंगे, आत्मीय संबंध बनाएंगे, खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं, छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या पूछ सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। भाई बीट तो आप नहीं कर सकते हो, नेवर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नन ऑफ दीज, यहां पर ये भी नहीं हो पाएगा। बिकम ए स्टूडेंट योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, ये भी नहीं सही हो पाएगा। बिल्ड ए क्लोज रिलेशनशिप, बिल्कुल सही बात होगी। यहां पर सबसे ज्यादा सटीक बात अगर हम करते हैं तो सबसे ज्यादा सटीक बात यह है, आप बच्चों से अटैचली जुड़िए, अटैच होइए, इमोशनली अटैच होइए, भावात्मक तरीके से उनसे जुड़िए। जब आप उनसे जुड़ जाएंगे ना, अपनी वो हर प्रॉब्लम को, हर चीजों को वो क्या करेगा, शेयर करेगा। तो बिल्ड ये क्लोज रिलेशनशिप हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आत्मीय संबंध बनाएंगे, ठीक है, 10 का ए हो जाएगा भाई। ओके, चलिए हम बात करते हैं यहां पर 11 नंबर, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे। अगर किसी बच्चे को आप क्या करना चाहते हैं, चरित्रवान बनाना चाहते हैं, अनुशासित बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। टू मेक स्टूडेंट कैरेक्टरफुल एंड डिसिप्लिन्ड यू विल ट्रेन द स्टूडेंट फॉर दिस, मेक देयर पेरेंट्स वर्क इन दिस डायरेक्शन, बी कैरेक्टरफुल and disciplined yourself, encourage them to do good work. Okay, I will talk this question, मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन के बारे में बात करने अब चल रहा हूं। तो मैं यहां आपको
बताता हूं विच ऑप्शन विल बी राइट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देखेंगे यू कैन ऑब्जर्व हेयर बी कैरेक्टरफुल एंड डिसिप्लिन्ड योरसेल्फ। सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा सर जी, अगर आप दुनिया को मतलब चरित्रवान बनाना चाहते हैं, कहा गया ना अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो सीधी सी बात है, आपको अपने आप को सुधारना है, अपने आप को चरित्रवान बनाना है, और इसलिए शुरू कर लीजिए अपने से। स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे तो आप दूसरे को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। माता पिता से कहेंगे इनके लिए हो जाए, छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे। इसका कौन सा प्रशिक्षण होता है सर, हमने सीखा कौन हो आज तक। ठीक है, उन्हें अच्छे अंक के लिए प्रोत्साहित, कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, नहीं, ओनली सी ऑप्शन। बी कैरेक्टरफुल एंड डिसिप्लिन्ड योरसेल्फ, इट्स ओके। चलिए, दो मेधावी छात्र किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर बहस कर रहे हों तथा सामान्य से असामान्य स्थिति की ओर बहते दिख रहे हों तो आप उन्हें रुक जाने के लिए कहेंगे। आप भी वस्तु स्थिति में रुचि लेंगे, अन्य शिक्षकों को बुलाकर उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी देंगे, उस बिंदु को स्पष्ट करेंगे तथा उनसे स्वस्थ व्यवहार की अपेक्षा करेंगे। If two brilliant students are arguing on an important topic and the situation seems to be moving from normal to abnormal, मतलब साधारण से असाधारण हो गई है झगड़ा जो हो रहा था, देन यू विल दैट टेल देम टू स्टॉप, तो उनको आप रोकने के लिए कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला ऑप्शन कह रहा है यू विल ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन द एक्चुअल सिचुएशन, आप भी उसी मजा लेंगे सर। नहीं सर, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, कॉल अदर टीचर्स एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन। दूसरे मतलब आप कोने काम के हैं, मतलब पिच्छू हैं, भागेंगे, ऐसा नहीं करने को पाएंगे आप। ठीक है, क्लैरिटी दैट पॉइंट एंड एक्सपेक्ट हेल्दी बिहेवियर फ्रॉम देम, उस बिंदु को स्पष्ट करेंगे तथा उनसे स्वस्थ व्यवहार की अपेक्षा करेंगे। बिल्कुल पहली बात तो जिस पॉइंट के लिए उन पे झगड़ा हो रहा है, जी किस बात के लिए झगड़ा करो उसको क्लैरिफाई कर दीजिए, स्पष्ट कर, देख लो मुन्ना ऐसे ऐसे है और तुम ये कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो, तो उसको स्पष्ट कर दीजिए। और फिर उसके बाद उनसे कहेंगे अगर आप लोग को डिस्प्यूट ही करना है, आई मीन आर्ग्यूमेंट्स करने ही है, तो आप सही तरीके से करिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, यहाँ पर और इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यानी कि क्लैरिफाई दैट पॉइंट्स एंड एक्सपेक्ट हेल्दी बिहेवियर फ्रॉम देम, तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, आपके विद्यालय के कुछ छात्र निर्धन हैं जिनके पास पुस्तकें खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब आपके विद्यालय के कुछ छात्र क्या हैं, गरीब हैं, ठीक है, निर्धन हैं, और जिनके पास पैसा खरीदने के लिए क्या करेंगे, आप अपने पास से पैसा देकर के खरीदेंगे सर जी। अरे वाह, तब तो आप दानवीर कहलाएंगे। चलिए, उन्हें पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे, उन्हें कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर देंगे, उन्हें मुफ्त ट्यूशन पढ़ाने के बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। निर्धन छात्र छात्राओं के लिए निर्धन कोष खुलवाने के लिए प्रधानाचार्य से निवेदन करेंगे। बिल्कुल सही हो पाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, तो भैया आपको यहाँ पर हम बात करते हैं पुस्तक उपलब्ध कहाँ कराओगे सर जी, क्या लड़का किताब दिलवा दे वो आप, है ना, कितने लड़कों किताब दे देंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, नहीं हो पाएगा। आर्थिक सहायता कितने की करेंगे भाई, यहां पर क्या हो पाएगा, निर्धन छात्र छात्राओं के लिए निर्धन कोष खुलवाने के लिए प्रधानाचार्य से निवेदन को, कुछ लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, रुपया खर्च कर देंगे, दे देंगे गरीबों के नाम से, तो आप अपने बच्चों को आराम से क्या कर सकते हैं, किताबें दिलवा सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू ओपन ए पॉवर्टी फंड फॉर पुअर स्टूडेंट्स। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बालकों में शोध व अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु, अगर आप बालकों में क्या करना चाहते हैं, शोध कराना चाहते हैं, अनुसंधान कराना चाहते हैं, खोज कराना चाहते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या कराएंगे, क्रियाकलाप विकसित करने हेतु आप उनकी निरीक्षण शक्ति को बढ़ाएंगे, आप उनको शोध व अनुसंधान कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे, अनुसंधानकर्ताओं के बारे में बताया जाए ताकि वे भी अनुसंधान कर सकें, उन्हें यह बताया जाए कि शोध व अनुसंधान करने वालों को पुरस्कार और सम्मान मिलता है। टू डेवलप रिसर्च एक्टिविटीज इन चिल्ड्रेन, ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं यू विल इंक्रीज दियर ऑब्जर्वेशन पावर, ये आप क्या करेंगे, शोध और अनुसंधान वाली चीजों को बढ़ाने के लिए सर क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कह रहे आप उनकी निरीक्षण शक्ति को बढ़ाएंगे। बिल्कुल, अगर अनुसंधान करना है तो हमें निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन जो हमारा पावर होता है उसको बढ़ाना चाहिए। आप उनको शोध एवं अनुसंधान कार्य के महत्व को क्या करेंगे, अवगत कराएंगे नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं बिल्कुल सही क्या हो पाएगा, निरीक्षण शक्ति, जितना सही तरीके से किसी चीज को ऑब्जर्वेशन करेगा उतना ही बेहतर ढंग से वो क्या कर सकता है, शोध कर सकता है, सर्च कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। ठीक है, ओके, दे शुड बी टोल्ड दैट रिसर्चर्स सो दैट दे कैन आल्सो रिसर्च, अनुसंधानकर्ताओं के
बारे में बताया जाए ताकि वे भी अनुसंधान कर सके। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं उन्हें यह बताया जाए कि शोध व अनुसंधान करने वालों को पुरस्कार और सम्मान मिलता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप उनकी जो क्या बात है निरीक्षण शक्ति को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हो? उत्तम वक्ता हो, केवल दंड देने वाला हो, सृजनशील हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, ये सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो पाएगा, आप एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। किसको? आप किसको नहीं मानते हैं भैया? अध्यापक ना बन पाए तो क्या नहीं मानते हैं? आवश्यक नहीं होगा। बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ है नहीं। तो देखो ना भाई, देखो उत्तम वक्ता होना चाहिए प्रभावी के लिए, सृजनशील होना चाहिए, विषय वस्तु को रोचक बना सके, लेकिन हाई खाली पीटने वाला होना चाहिए। का हर दफा सर जिलिया मारो हमको, यू कैन पनिश मी सर, बस मारिए, पनिश करिए। वह टीचर, यस आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू, मैं आपको मारूंगा, ऐसा करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। आगे हम देखेंगे, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है सर, ये बताइएगा। तो कह रहा है आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, श्रोता के स्तर को जानकर, जोर से बोलकर प्रभावी कैसे हो पाएगा, बताइए। 60 नंबर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिख रहा है। क्या करेंगे भैया, आपके उचित शब्दों के प्रयोग से, कितना भी उचित शब्द कर लेंगे तो संप्रेषण अच्छा नहीं हो पाएगा। श्रोता के स्तर को, नोइंग द लेवल ऑफ लिसनर, श्रोताओं का लेवल क्या है ये आप पहले ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए कभी कभी जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं वो धीमा तेज सब बोलते हैं, ऐसा वो क्यों करता है? पहले वो जानता है कि उनकी कैपेसिटी क्या, कैसा सुनना चाहते हैं, फिर वो बोलना शुरू करता है ना। तो ये इस चीज को फॉलो करना चाहिए। ओके, चलिए 17 नंबर में हम देखेंगे, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, स्कूल के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोरल एजुकेशन शुड बी सोसाइटी, पेरेंट्स, स्कूल, रिलीजियस, गुरु। किसके ऊपर होना चाहिए सर? हम तो कहेंगे भैया खाली इस बात को अगर बढ़िया से कोई सिखा और बता सकता है तो ओनली स्कूल, तो ये हो पाएगा। ठीक है, और बाकी माता पिता तो सिखाते ही हैं, तो यहाँ पर बात आती है स्कूल के ऊपर। शिक्षा का उत्तरदायित्व अगर विशेष हम रखेंगे तो किसके ऊपर? स्कूल के ऊपर। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से सामाजिक एकरूपता आती है, शिक्षा में विसंगतियां आती हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है। इनमें से कोई नहीं। रिजर्वेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लीड्स टू सोशल इन यूनिफॉर्मिटी इज अचीव्ड, देयर आर डिस्क्रिपेंसीज क्या दिया है, डिस्क्रिपेंसीज दिया गया है, डिस्क्रिपेंसीज दिया गया है, थोड़ा सा लंबा वर्ड जल्दी जल्दी नहीं बोल मिला। डिस्क्रिपेंसीज दिया गया है इन एजुकेशन। डिस्क्रिपेंसीज मतलब होता है कि मतलब जो तर्क संगत ना हो, विसंगतियां हो, अलग हो। डिफरेंटिएशन मतलब कह सकते हैं। ठीक है, सोशली बैकवर्ड पीपल गेट हेल्प, मतलब सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को क्या हो जाता है, सहायता मिलती। इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे इसीलिए लाया भी गया था, है ना, इस चीज को इसलिए लाया गया था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको बालक है, उनको क्या हो जाए, थोड़ी सी सहायता मिल जाए। तो आप देखेंगे विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला, तो ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो पाएगा, सही हो पाएगा। इसीलिए आरक्षण वाली चीजें लागू की गई थी। शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि? बिल्कुल हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता है, क्योंकि पढ़ाना समझाना एक अलग लेवल की बात होती है। हर कोई पढ़ा भी नहीं सकता, नॉलेज कितना भी आपको हो, लेकिन अगर उसको आप मतलब क्या नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन उसका अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, गिविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। ठीक है, शिक्षण एक कला है, नहीं हो पाएगा इसका ये आंसर। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, शिक्षण अनुभव के द्वारा होता है। और यहां हम बात करते हैं तो शिक्षण का जो एरिया होता है ना, वो बहुत ब्रॉड होता है भाई, लिमिटेड थोड़ी ना होता है। कब क्या पढ़ाना है, क्या कैसा पढ़ाना है, कौन सा क्लास क्वेश्चन कहां से आएगा, कितना क्वेश्चन जनरेट होगा, तो ये तो नहीं पता होता ना। आई मीन द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द टीचिंग इज वेरी ब्रॉड, एक्सपेंडेबल, बिल्कुल क्या एक्सपेंडिंग वे में है, बहुत व्यापक है। तो यहां पर ये हो जाएगा, शिक्षण का क्षेत्र क्या होता है, बहुत व्यापक है। ओके, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या है? अगर योर ओपिनियन रिगार्डिंग चाइल्ड एजुकेशन इज, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है, क्या राय है सर? आइए देखते हैं। स्त्रियां ही शिशुओं को अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी मां के ऊपर होनी चाहिए। शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त होगी। योर ओपिनियन रिगार्डिंग चाइल्ड एजुकेशन इज, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। तो बताइएगा सर कैसी राय है आपकी?
चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। स्त्रियां शिशु की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। यस, हम तो यही कहेंगे भाई, माँ के ही ऊपर होना चाहिए। इसलिए क्योंकि एक छोटे से बच्चे को जितना माँ सिखा सकती है ना, आजकल का वो आधुनिकीकरण वाला समाज देख, छोड़ दीजिए कि 2 साल का 3 साल का, आजकल की मम्मी लोग, एक कड़वा सच बोलूं, मान लीजिए किसी की मम्मी होंगी या कोई अब मॉडर्न एज में होगा तो बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा, बट कड़वा सच बोलूं, और कड़वा सच जल्दी बर्दाश्त होता नहीं लोगों को, लेकिन आजकल की हमने देखा मदर इस जनरेशन की, तो क्या होता है ना कि वो जैसे 2 साल का 2.5 साल का बच्चा होता है, इसको ले जाके स्कूल छोड़ो, प्ले वे में छोड़ दो, बोझ बन जाता है भाई बच्चा। ऐसा लगता है उसको खिलाना है, गोदी में लेना है, सुलाना है अपने पास में, तो ये बोझ सा लगता है उन लोगों को। या फिर उन लोगों को लगता होगा कि ठीक है, नहीं अभी से स्कूल जाना चाहिए। यार क्यों ऐसा कर रहे हो? तो जहां पर अभी उसको आपकी जरूरत है, आपकी परवरिश की जरूरत है, आप उसको वहां वो दूसरा परवरिश कर पाएगा क्या सही से? कभी नहीं कर सकता जितना आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप कितना भी फीस दे दीजिए, कितना भी रुपया दे दीजिए, फिर भी जैसा माँ और पिता और उसके परिवार वाले उसकी देखरेख कर लेंगे बच्चे की, वैसा देखरेख कभी दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा भैया, ओनली बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड एजुकेशन शुड बी ऑन द मदर। आपने देखा होगा ना टॉमस अल्वा एडिसन की जो शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी थी माँ के ऊपर थी, और एक माँ ने ऐसा चमत्कार कर दिया ना कि बल्ब का आविष्कार हो गया। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होती है कि माँ के आंचल में रह करके और उसकी परवरिश होना उस बच्चे की, तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आजकल का आधुनिकीकरण का युग है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, तो लोग ठीक है प्ले में जाएगा बच्चा, इधर उधर खेलेगा, हमारा पीछा छूट जाएगा, जाएगा आएगा कुछ देर बाद, कम से कम थोड़ी देर की राहत मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं, मेंटालिटी लोगों की बदल रही है ना। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? उच्च विद्यालय के शिक्षकों की। भैया ऐसी कोई बात नहीं कि केवल उच्च विद्यालय के शिक्षक देश की भूमिका बदल सकते हैं, और सब में काबिलियत नहीं है क्या? सब में भी काबिलियत होगी। शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की, बिल्कुल, चाहे वो उच्च विद्यालय का हो, चाहे वो प्राइमरी विद्यालय का हो, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय का हो, कहीं का भी हो, सिंपल सी बात है। शिक्षक तो केवल दिशा के छात्रों की दिशा बदल सकता है, केवल वाला तो कभी सही नहीं होगा। चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं क्रिएटिव वर्क्स ऑफ द टीचर्स। बिल्कुल, कैसा भी हो, कहीं भी हो, कोई भी, जो प्रोफेसर हो चाहे वो प्राइमरी का टीचर हो, हम यही कहते हैं कि आपका रचनात्मक कार्य, क्रिएटिव वर्क ही एक देश की दिशा को, भूमिका को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ओके, हम बात करते हैं यहां पर 22 में, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? चलिए, आप एक शिक्षक हैं और बच्चों के अंदर आपको कोई फीलिंग जनरेट करनी है, कैसी फीलिंग जनरेट करेंगे सर? आई वांट टू नो। फिर भेदभाव की भावना को, किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? अरे वाह, भेदभाव की भावना को बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे सर। ठीक है, कभी नहीं करेंगे भाई, ये तो हमसे ना हो पाएगा। जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, बिल्कुल सही बात है कि स्कूल है और स्कूल में ना तो कोई जाति होती, ना तो कोई पाति होती, ना तो कोई धर्म होता है। स्कूल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन चलता है, बिना किसी भेदभाव के चलता है, हम सीधे कहते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, ना तो गरीबी अमीरी के नाम पर एक दूसरे की मदद करने की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये नहीं, आप इसको प्रमोट करेंगे, इसको प्रमोट एज ए टीचर व्हिच फीलिंग यू विल प्रमोट टू। तो यहां पर आप क्या करेंगे, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन in the name of caste and or religion। बिल्कुल सही उपाय, only B option the right option, क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का, फिर उसके बाद छात्र व छात्राओं का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, आदर्श परिवार का। एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्टूडेंट्स, ह्यूमन पर्सनालिटी एंड आफ्टर दैट आइडियल फैमिली। तो अब देखिए यहाँ पर 23 में विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, और यहाँ पर बताइएगा। देखेंगे शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है भैया, तो केवल छात्र छात्राओं का नहीं होता, मनुष्य के व्यक्तित्व का ही नहीं होता है, जितने भी समाज के, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे अमीर के तलबे का हो, चाहे वो गरीब तलबे का हो, कहीं का भी होगा, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, यहाँ पर बिल्कुल सही हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है। इन योर ओपिनियन अबाउट ए टीचर इज, आपके विचार में एक अध्यापक का क्या आइडिया होगा? तो ही शुड ब्रिंग हिज ओन बुक फॉर टीचिंग, वो अपनी किताब खुद ही लानी चाहिए उसको। फिर उसके बाद कह रहा है ही शुड टेक द बुक फ्रॉम ए चाइल्ड, उसको बच्चे से किताब ले लेनी चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है ही शुड
टीच विदाउट एनी बुक, नो सर, नो सर, नो सर। तो आप डी ऑप्शन चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे? बिकॉज इसलिए ही शुड टीच विद सपोर्टिंग मटेरियल अपार्ट फ्रॉम द बुक, क्योंकि कहा गया है, हमारा एनसीएफ 2005 कहता है, हमारा आरटी एक्ट कहता है, आरटी एक्ट तो मान लो खासकर सुधारने के लिए बात किया था, लेकिन हमारा एनसीएफ 2005 तो विशेष कहता है कि भैया ये खाली रोट लर्निंग पे काम ना चलेगा, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कराइए, डिफरेंशिएट कराइए, किताब से हट के उसको पढ़ाइए। नहीं तो ऐसे खाली किताबियम जो लिखा है उसको पढ़ा देंगे तो अपना भी पढ़ सकता है सर, उसको स्कूल आने की जरूरत ना होगी, इसलिए आप उसको क्या करिए, हट के पढ़ाइए। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहे शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? शिक्षण और कह रहा है कार्य में, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सही बात है, अगर आप शिक्षण कार्य ये आपके पास होना चाहिए, ये भी आपके पास होना चाहिए, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आइए देखते हैं, अच्छी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना, शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियल्स एंड मोरालिटी इन टीचिंग? तो आप क्या करेंगे सर? यहां पर अगर हम देखेंगे, वंस अगेन डी फॉर डी गुरुजी, यहां पर सही होगा। गुड टीचिंग सिस्टम, नो। लिंकिंग एजुकेशन विद आइडियल्स एंड मोरालिटी, नो। इंक्लूजन ऑफ मोरालिटी इन टीचिंग इन बाय द वर्ड टीचर, नो। अंडरस्टैंडिंग, मैं थोड़ा सा अप करता हूं, प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, ओके अब दिख रहा होगा। चलिए, तो यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल्स, ये डी ऑप्शन। अरे भाई एक मिनट। तो आप देखेंगे ये 1 मिनट वेट, थोड़ा सा अप करता हूं, ठीक है, ये अप करने से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें ये जरूरत है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल्स एंड मोरालिटी बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। बिल्कुल, आदर्श और नैतिकता के बारे में आपको क्या होना चाहिए भैया, एक अध्यापक और एक छात्र के बीच में समझ होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो पा रही, क्रिएशन नहीं हो पा रहा है इसका, तो बिल्कुल जान लीजिए वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बिल्कुल हम देखेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से आप चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं आपको अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन माय क्लास। ऐसे ही बने रहिए, क्लास अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर करिए, जिससे और लोग भी जुड़ सके और लोग को भी एजुकेशन मिल सके अच्छा से अच्छा। ठीक है, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज टू गुड। बिल्कुल आपके बीएड कैरियर के लिए दिस प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट, उससे बेहतर प्लेटफॉर्म है नहीं। बीएड के अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है तो मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ। ठीक है, तो आप यहीं पर लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।